हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का टॉपिक है उसमें हम लोग क्लास 12 का जो फर्दर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। फर्दर में क्या देखने को मिलने वाला है, तो फर्दर में डाइपोल देखने को मिलने वाला है। तो ये वाला जो वीडियो है उसको हम कोशिश करेंगे कि पूरे डाइपोल को कंप्लीट कर दें। अगले वीडियो में हम लोग गॉस लॉ देखेंगे और गॉस लॉ के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ है। तो कोशिश करेंगे उन दोनों को एक वीडियो में निपटाने का। उसका न्यूमेरिकल तो साथ साथ हम लोग कर ही रहे हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। तो आज हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें देखना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले जो नाम लिखा उसी को समझा जाए। इलेक्ट्रिक को अगर साइड किया जाए, देखा जाए क्या लिखा अपने पास, डाइपोल लिखा है। डाइपोल कहने का मतलब अगर डाई कहीं लिख रहा है तो डाई का मतलब हो गया दो। साइंस में अगर डाई कहीं आ रहा है, डाई का मतलब हो गया दो। और पोल के बारे में बात कर रहा है, तो पोल जो हम लोग जनरली जानते हैं, पोल अगर बात करें तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल तो सुना ही होगा तुम लोग। तो जब हम लोग पोल बोल रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग दो अपोजिट एंड को ले रहे हैं, दो अपोजिट एंड को ले रहे हैं, नॉर्थ साउथ अपोजिट एंड है। तो यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक मतलब अब हम लोग को चार्ज को लेना पड़ेगा और पोल लेना है तो मतलब अपोजिट लेना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन बात किया जाएगा तो डेफिनेशन ये हो गया। पहले तो फिगर बता देते हैं डाइपोल का। फिगर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले दो पोल हो जाना चाहिए। एक हो जाएगा नॉर्थ पोल, एक हो जाएगा साउथ पोल। तो यहाँ नॉर्थ साउथ नहीं लेना, यहाँ इलेक्ट्रिक लेना है। इलेक्ट्रिक कहने का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे और दूसरा हम लोग लेंगे नेगेटिव चार्ज। तो मतलब दो अपने को चार्ज लेना, वो भी कैसा लेना, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लेना है। और साथ साथ उनके बीच का जो सेपरेशन होना चाहिए वो सेपरेशन लेना पड़ेगा अपने को। तो सेपरेशन क्या हो जाएगा, तो सेपरेशन को हम यहाँ पे दिखा दे रहे कुछ ऐसा। ये हो गया उनके बीच का सेपरेशन। और सेपरेशन को हम डिनोट कर देंगे 2L से। अब 2L क्यों ले रहे हैं, 2L का मतलब आगे पता चलेगा क्योंकि 2L क्यों ले रहे हैं। जब हम लोग डेरिवेशन इससे रिलेटेड करेंगे तो अब इसमें इसका 2L का काम पता चलता है। तो ये जो सेपरेशन इसको 2L अब लेने का कारण वो भी यहाँ पे कोशिश करते एक्सप्लेन करने का। जैसे मान लो इसको अगर हम बांटेंगे, ये जो अपने पास डाइपोल है उसको अगर दो पार्ट में बांटेंगे तो एक लाइन हम कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से बीच में। और थोड़ा सा ज़्यादा कम हो गया ना, कुछ थोड़ा सा और ठीक है। ये जैसे मान लो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर दें और ये दो इक्वल पार्ट में बढ़ गया। तो इक्वल पार्ट में बढ़ गया तो अगर हम इसको सेंटर बोल दें, जैसे इस पॉइंट को हम इस डाइपोल का अगर सेंटर बोलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन L और यहाँ से यहाँ तक का भी सेपरेशन L। तो कैलकुलेशन में आसान होगा। अगर हम पूरे को सेपरेशन L या R ले लेते तो फिर आधा आधा करते तो R/2 या L/2 लेना पड़ता, जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करता। वो तो जाता उससे भी, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम करता। इसलिए इन दोनों के बीच का हम सेपरेशन क्या लिए, 2L, ताकि इसको आधे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आधा पार्ट L होगा, दूसरा हाफ पार्ट L हो जाएगा। तो वैसे ये जो लाइन हम बनाए हैं इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। और साथ साथ एक और लाइन आता है डाइपोल में, उस डाइपोल के लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन। अब वो कौन सा लाइन है, तो ये एक्सिस से पार करता हुआ जो लाइन है, जैसे ये हो गया इधर, यहाँ हो गया ये जो लाइन है जो उससे पार करता हुआ उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन। तो कुल मिला के यही है डाइपोल का कहानी। अब डेफिनेशन लिख लिया जाए तो इसका डेफिनेशन क्या है, टू इक्वल कैसे, मैग्नीट्यूड में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by a small distance, then it forms electric डाइपोल। ये हो गया उसका डेफिनेशन, किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन। अब यहाँ पे हम मान लोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायग्राम बना दिया, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हो गया जिसका सेपरेशन क्या है, एक छोटा सा सेपरेशन है। यहाँ पे हम सेपरेशन के बारे में बात नहीं कि क्या है कितना है, हम बोले बहुत छोटा। और ये बहुत छोटा सेपरेशन मतलब कुल मिला के हम बात कर ले तो दो इक्वल अपोजिट चार्ज को बहुत पास रखना अपने को, तब जो फॉर्मेशन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जब इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा है तो इसमें हम लोग कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा। मोमेंट मतलब क्या इसका इफेक्ट होता है, क्या इसका मैग्नीट्यूड होता है, वो निकालना पड़ेगा। तो जो अगला टॉपिक है अपना, तो पेन का कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि महंगा सेटअप है अपने पास। तो पेन का कलर ले लेते हैं कुछ ये। तो अब है अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कह ले या मैग्नीट्यूड कह ले, मैग्नीट्यूड में मोमेंट ही ठीक होगा क्या ना। तो अब देखो इसमें क्या होता है, हम ऊपर से ही रिलेट करके बता रहे हैं, जो फिगर हम बनाए उसी से रिलेट कर रहे हैं। हम लोग को अब निकालना है यहाँ पे वैल्यू।
मैथमेटिकल वैल्यू निकालना है ताकि हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए। ये तो सिंपल डेफिनेशन था, यहाँ पे मैथमेटिकल वैल्यू निकालना है। तो ये जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो स्ट्रेंथ बताता है किसी भी डाइपोल का, ठीक है। इट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक ऑफ एन इलेक्ट्रिक, एन होगा ना इंग्लिश में एन लगेगा, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो ये तो सिंपल एक बात हो गई, स्ट्रेंथ बताएगा। अब कैसे बताएगा, कितना बताएगा, वो भी तो पता होना चाहिए। ये तो पता चल गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मतलब क्या हो गया, स्ट्रेंथ बता रहा है, लेकिन वो स्ट्रेंथ होगा कितना, मैथमेटिकली लिखेंगे क्या हम लोग, वो अब अपने को जानता है। तो वो होता है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, किसी भी को, दोनों तो इक्वल अपोजिट चार्ज है तो हमको मैग्नीट्यूड लेना है। जैसे मान लो ये 2 कूलम चार्ज है प्लस का, ये -2 कूलम चार्ज है, तो अपने को केवल 2 कूलम लेना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज विथ द सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है, विद द सेपरेशन बिटवीन देम। तो ये तो डेफिनेशन बता दिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लेकिन मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाएगा वो भी देख लिया जाए। तो यहीं पे कोशिश करते हैं बताने का। सबसे पहले इसको डिनोट करते हैं हम लोग पी से, पहले तो थोड़ा नीचे ले चलते हैं। नीचे ले चलने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ता है, वो जुगाड़ कुछ ऐसा है, ठीक है। हाँ, तो अब इसको साफ भी कर दें। तो अब यहाँ पे बता देते हैं कि क्या होता है मैथमेटिकली, कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करेंगे पी वेक्टर से, क्योंकि ये कौन सा क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। अब क्या बोले हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना किसका, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। तो कोई भी एक चार्ज ले लो जिसको क्यों बोल दे, विद द सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन देम हम लोग क्या लेते हैं 12। अब ये वेक्टर कैसे होगा, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग वेक्टर लगाएंगे, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड लेना है, तो ये तो वेक्टर होगा तभी तो प्रोडक्ट वेक्टर आएगा ना, एक तो वेक्टर होना ही चाहिए दोनों में से। तो ये जो एल है ये वेक्टर हो जाएगा। अब इसका केवल मैग्नीट्यूड लिखने जाएंगे, मतलब ये पी वेक्टर का केवल मैग्नीट्यूड लिखने जाएंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्यू इंटू 2L या 2QL लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए 2QL। अब देखो हो सकता है किसी बुक में या कहीं पे तुम लोगों को ये एल लिखा हुआ मिल जाए, आर लिखा हुआ, टेंशन नहीं लेना है। हम लोग सेपरेशन जो ले रहे हैं उस पर हम लोग सेपरेशन ले रहे हैं 2L, हो सकता है बुक में या किसी जगह पे सेपरेशन L लेके बताया जाए, R लेके बताया जाए, लेकिन 2L क्यों ले रहे हैं वो भी हम बता दिए। तो ये आ गया अपने पास एक तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, क्या हो जाएगा 2QL हो जाएगा। अब ये कौन सा क्वांटिटी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब यहाँ पे इसका डायरेक्शन भी बात करना पड़ेगा, तो इसका डायरेक्शन ऑलवेज, ये सब याद रखने वाला चीज़ है, ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। वन लाइनर क्वेश्चन में ये सब आ जाता है। तो क्या हो गया, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ। अब यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर, क्योंकि भाई देखो कूलम मीटर, तो ये यूनिट हो गया इसका कूलम मीटर। तो ये कुछ बात हो गया किसके बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बात हो गया। अब हम लोग के पास एक और चीज़ बनता है आइडियल डाइपोल, तो उसको भी यहीं बता देते हैं ताकि अपने को आगे कहीं नीचे नहीं जाना पड़े। कोशिश करते हैं यहीं पे निपटाने का, यहीं पे लाइन ड्रॉ कर दें, क्योंकि भाई अलग अलग कलर का पेन है तो समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे आइडियल डाइपोल। वैसे तो आइडियल एग्जिस्ट ही नहीं करता है कोई चीज़, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग को डेफिनेशन जानना हो तो सबसे पहले तो आइडियल डाइपोल, या फिर इसको हम लोग पॉइंट डाइपोल भी बोलते हैं। तो आइडियल कोई भी चीज़ बात होगा तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बस एक असम्पशन है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अजम्पशन है कि मान लो मतलब यहाँ पे डाइपोल में कुछ छेड़खानी करेंगे तो जो आएगा वो आइडियल डाइपोल हो जाएगा। तो वो छेड़खानी क्या है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या देता है कि दूसरा पेन कलर ले लेते हैं अपने पास, क्या ले ले भाई, ये ले लेते हैं। तो कहता ये है कि जब अपने को लेना है क्यू को इनफाइनाइट, क्योंकि भाई चार्ज लेना है तो चार्ज हम लोग को क्या कराना पड़ेगा, इनफाइनाइट की तरफ टेंड कराना पड़ेगा। और जो सेपरेशन है जिसको हम लोग 2L बोल रहे थे, सेपरेशन को क्या लेना पड़ेगा 0। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो दो चार्ज है अपने पास, दोनों चार्ज को हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड जो है उसका इनफाइनाइट है और दोनों के बीच का सेपरेशन लगभग 0 के बराबर, मतलब बहुत पास हम रखें उसको, बहुत पास रखें और मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। तो जब कभी भी ऐसा केस आने लगेगा इसको हम लोग बोल देंगे आइडियल डाइपोल। अब इसको डेफिनेशन में तुम लोग लिख ही सकते हैं, हम ओवरऑल बता दिए। ये हो जाएगा अपने पास आइडियल डाइपोल, या इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं पॉइंट डाइपोल।
क्योंकि भाई सेपरेशन तो बहुत छोटा कर दिया ना, जब सेपरेशन जीरो की तरफ है तो कहीं ना कहीं लगेगा कि एक ही पॉइंट पे दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को हम लोग आइडियल डाइपोल बोलते हैं या फिर पॉइंट डाइपोल बोलते हैं। तो ये पूरा डेफिनेशन कंप्लीट हो गया किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का और आइडियल डाइपोल का। अब हम लोग को चलना है मैथमेटिकली कुछ करना है। मैथमेटिकली हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालेंगे। किस मतलब डाइपोल है, डाइपोल की वजह से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा किसी एक एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, एनी पॉइंट पे, वो हम लोग अब डेराइव करने वाले हैं। तो तब तक इसको साफ करते हैं और नेक्स्ट डेरिवेशन के पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो अब अपना डेरिवेशन वाला पार्ट है। तो अब डेरिवेशन में हम हेडिंग में लिखे हैं, डायरेक्ट डायग्राम बना दिए, हेडिंग हम बोल दे रहे क्या है। तो सबसे पहले तो ये दोनों देख के, मतलब ये वाला केवल सिस्टम देख कर पता चल जाना चाहिए डाइपोल है। तो ये डाइपोल है और इस पॉइंट सी पे हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो कुल मिला के इसका हेडिंग क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, एक्सियल कह ले या फिर एंड ऑन पोजीशन कह ले, दोनों बात कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या, एक और बार बता दें हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसकी वजह से, ड्यू टू डाइपोल की वजह से। कहाँ पे, एक्सियल पॉइंट पे या फिर एंड ऑन पोजीशन, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि इधर ही लेके बनाएंगे, कहीं भी लेके बना सकते हैं। चार्ज को कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस ले सकते हैं, याद नहीं करना है, कोशिश करना है कैसे क्या हो सकता है। तो हम क्या बोले, सी पॉइंट इधर भी हो सकता है, प्लस इधर भी हो सकता है, माइनस, ये अपने हाथ में हम कैसे क्या लेना चाहते हैं। तो कंडीशन क्या है, सबसे पहले डाइपोल, डाइपोल में क्या होना है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज होना है, सेपरेशन 2L होना है। ठीक है, और हम उसे कुछ दूरी पे, मतलब उसके एक्सियल पॉइंट पे, सी पॉइंट पे जिसको हम बोल रहे हैं, वहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज रखे हुए हैं जहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इस डाइपोल की वजह से। तो अगर हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो हम ये बता दिए कि जो डाइपोल है उसके सेंटर से उस पॉइंट का दूरी कितना है, r। इसीलिए हम लोग इस वाले सेपरेशन को 2L ले रहे थे, क्योंकि ये हिस्सा L हो जाएगा, ये भी हिस्सा L हो जाएगा, तो कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कहानी अभी समझ आए। अब हम लोग इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा, वी हैव अ डाइपोल विथ चार्ज विथ इक्वल चार्ज ऑफ Q and the separation between them is 2L. Also a point C where we have to calculate the electric field intensity due to the dipole which is separated from the center of the dipole at r distance. तो ये सब कहानी तुम लोग लिखना होगा, उसके बाद डेरिवेशन वाले पार्ट पे चलेगा। तो हम सीधे मैथमेटिकल पार्ट पे चलते हैं। ये वाला डेफिनेशन कहानी तुम लोग खुद लिख लेना। तो अपने पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ड्यू टू किससे, हम पहले बताते थे प्लस चार्ज की से। जैसे मतलब अगर ये दोनों चार्ज है भाई, दोनों चार्ज अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करेगा इस पॉइंट पे, तो जो प्लस चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करेगा सी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, जिसको हम E1 बोले हैं। सेम कहानी माइनस वाला जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, जिसको हम E2 बोले हैं। तो कुल मिला के प्लस वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो E1 है और माइनस वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो E2 है। हम लोग को इन दोनों कैलकुलेट करके टोटल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल देते हैं, वी हैव E1 क्या है, किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस चार्ज की वजह से। तो लिख भी देते हैं, कन्फ्यूजन ना, वी हैव E1 फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज S, क्या मिल जाएगा अपने को, तो E1 इज इक्वल्स टू, अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो हम वेक्टर लगा दे रहे और यहाँ पे भी हम लोग वेक्टर वाला कहानी लगाएंगे। तो ये E1 निकालना अपने को, E का फॉर्मूला क्या होता है, KQ² होता है, KQ अपन में R²। तो K हो गया, Q कौन सा हो गया, Q हो गया, अपन में क्या हो जाएगा R²। R कहने का मतलब क्या है, R कहने का मतलब है इससे इसका दूरी, तो इससे इसका दूरी हम यहाँ पे फिलहाल बोलते रहे BC²। और साथ में डायरेक्शन अपने को बताना, तो हम डायरेक्शन में क्या ले लेंगे, आई कैप, क्योंकि इस डायरेक्शन में है तो ये कौन सा डायरेक्शन है अपने पास, आई कैप, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करके क्या लिख देंगे, तो इसको सॉल्व करके लिख देंगे, यहीं पे लिख देते हैं KQ अपॉन में BC मतलब ये डिस्टेंस निकालना है अपने को, ये वाला डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक R है, यहाँ से यहाँ तक L है। तो कुल मिला के अगर R माइनस L कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सेपरेशन क्या हो जाएगा, R माइनस L। तो यहाँ लिख देते हैं R माइनस L का होल स्क्वायर और साथ में अपने पास आई कैप, और ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज। सिमिलरली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले दूसरे चार्ज की वजह से, पेन का कलर चेंज, सिमिलरली अब पूरा नहीं लिख रहा हम, सिमिलरली E2 लिख दे रहे हैं, E2 कितना आ जाएगा, तो E2 आ जाएगा KQ² KQ अपॉन में R क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कुल मिला के AC²। और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, डायरेक्शन में माइनस आई कैप।
अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्शन ले रहे हैं इसलिए इसका मैग्नीट्यूड लेना है। ये हम उस समय बताए थे कि अगर हम डायरेक्शन बता रहे तो इसका केवल मैग्नीट्यूड लेना है। तो यहाँ पे हम केवल मैग्नीट्यूड लिए, मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू अपने माइनस क्यू नहीं लिए। अगर हम यहाँ माइनस क्यू लेते तो फिर इस डायरेक्शन को हटाना पड़ता अपने को, ठीक है। तो हम ऑलरेडी डायरेक्शन बता रहे हैं तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड लेना है। अब ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा के क्यू ए सी। ए सी मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये पूरा आर है, ये पूरा एल है, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर और साथ में माइनस ऑफ आई कैप। तो ये तो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया, मतलब E1 हम लोग निकाल दिए, E2 निकाल, लेकिन अपने को निकालना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों की वजह से। तो जब दोनों की वजह से निकालना तो दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, तो दोनों को कंबाइन भी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको नीचे चलना पड़ेगा। तो उसका क्या तरीका है, तो कोई भी एक फिगर उठाइए ऐसे सुंदर सा, इसको ऐसे नीचे खींचिए या ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा, फिर इसको रोक दीजिए और इसको करके साफ करके अब हम लोग निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पेन का कलर चेंज कर गया। नाउ ई नेट क्या आ जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। E1 वेक्टर क्या था, K था, Q था, R स्क्वायर था, तो R में क्या था, R माइनस एल का होल स्क्वायर था और साथ में अपने पास था आई कैप, प्लस क्या था, तो K था, Q था, अपॉन में R प्लस एल का होल स्क्वायर था और साथ में यहाँ था माइनस ऑफ आई कैप। जो कॉमन आ रहा कॉमन ले लो, तो K कॉमन है, Q कॉमन है, आई कैप कॉमन है, सबको कॉमन ले ले, बचेगा क्या ब्रैकेट में, तो 1 अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ये माइनस आई कॉमन ले ले, तो ये माइनस 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, तो अब होगा वही, तो K Q साथ में आई कैप। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन में R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर से यहाँ पेन का कलर चेंज करके इधर कर लेते हैं, पेन का कलर इसी में कर लेते हैं डार्क, इसको साइड इधर। अब इधर सॉल्व करते हैं हम इसको, तो यहाँ क्या है अपने पास के क्यू आई है। अब ये क्या है, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर। वैसे हम अज्यूम कर सकते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर, तो ये होता है 2ab, तो 4ab कहने का मतलब 4RL, ठीक है, ये हो गया। अपॉन में क्या हो जाएगा, तो अपॉन में भी कुछ ना कुछ होगा। तो देखो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर उसका किसका फॉर्मूला है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, तो वही चीज़ तो है a माइनस बी a प्लस बी, तो ये किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन दोनों पे स्क्वायर लगा है तो हम इस पर भी क्या लगा दें, स्क्वायर, ठीक है। ये तक हो गया। आगे हम क्या बात कर ले, तो आगे हम कुछ ऐसा बात कर ले, इसको हम ऐसे लिख दें, अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और साथ में आई कैप, ठीक है। आई कैप क्या बता रहा है, आई कैप डायरेक्शन बता रहा है अपने को यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो गया ये, अब इसको अगर देखेंगे तो Q मतलब थोड़ा सा अरेंज कर दे, Q 2R 2QL अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर साथ में आई कैप, ये है अपने पास। अब देखो ये जो 2QL है ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, वही तो देखे थे हम लोग अभी फार्मूला थोड़ी देर पहले डिराइव किया था। तो 2QL क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। तो इस पूरे को अगर लिखना चाहे तो KP 2R अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर साथ में आई कैप। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अपने पास वो ये निकल के आ गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्सियल पॉइंट पे अपने को निकालना है डाइपोल की वजह से, तो क्या हो जाएगा, KP2R। P क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, R क्या है, सेपरेशन क्या है, K क्या है, कांस्टेंट है, अपॉन में R माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और साथ में आई कैप। आई कैप क्या बता रहा है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन बता रहा है अपने को। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर किसी पॉइंट पे निकालना है अपने को, कौन से पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे, कंडीशन एक्सियल पॉइंट पे या एंड ऑन पोजीशन पे, तो ये आ जाएगा। अब इसी में हम लोग कंडीशन लगाते हैं यही, अब इसी को ऐसे लेके आते हैं, ऐसे करके उठा, थोड़ा सा इसको और कर दे साहब, कुछ ये एरो इस डायरेक्शन में। अब इसी में कंडीशन के साथ देखें, कंडीशन क्या लगाएंगे हम लोग, कंडीशन ये लगाएंगे आइडियल डाइपोल के लिए, फॉर आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल मतलब इसी सिचुएशन को हम आइडियल डाइपोल कंसीडर करके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कितना आएगा। तो आइडियल डाइपोल के लिए अगर निकालने जाएंगे तो अपने पास जो L होने लगेगा, L किस तरफ टेंड करेगा, तो L टेंड करेगा जीरो की तरफ, यही ना होगा, L टेंड्स कराते हैं हम लोग जीरो की तरफ। अगर L टेंड्स कराते हैं जीरो की तरफ तो E क्या होने लगेगा,
तो ई होने लगेगा के पी 2r अपॉन में L0 होने लगा, तो ये कुल मिला के r पावर 4 हो जाएगा, r पावर 4 हो जाएगा, साथ में आई कैप और ये वेक्टर में, ये भी वेक्टर में। तो ये क्या होने लगेगा, कैंसिल मारेंगे तो k 2pk लिख देते हैं, 2pk अपॉन में r क्यूब और साथ में आई कैप और ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये आ गया अपने पास कंडीशन के साथ। आइडियल डाइपोल के लिए अगर बात करने जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2pk अपॉन में r क्यूब। ये आइडियल डाइपोल के लिए हो गया, लेकिन अगर आइडियल डाइपोल नहीं है, अपने पास केवल डाइपोल दे रखा तो क्या हो जाएगा, 2pkr कुछ भी जैसे याद हो सके, 2pkr kp2r जो याद हो सके अपॉन में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर साथ में आई कैप। तो ये आ गया अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे, और वो पॉइंट किस जगह पे स्थित है, सिचुएटेड है एक्सियल पॉइंट पे। ऐसे अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वेटोरियल पॉइंट पे। जब सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल शुरू किए थे तो वहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ किए थे, एक एक्सियल लाइन एक इक्वेटोरियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पे निकालना है तो ऐसे मेथड से इस्तेमाल करके कर लेंगे। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर निकालना है तो क्या इस्तेमाल करेंगे वो देख लिया जाए। तब तक इसको साफ करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे इक्वेटोरियल वाला। तो अपना अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक, हेडिंग नहीं लिख रहा है लेकिन हम बताते रहे हैं उसको, तुम लोग सुन के हेडिंग लिख लेना। तो अब है अगला टॉपिक अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट या फिर ब्रॉड ऑन पोजीशन। उसमें था एंड ऑन पोजीशन अलग नाम, इसमें है ब्रॉड ऑन पोजीशन अलग नाम। तो हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट या फिर ब्रॉड ऑन पोजीशन। हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि ज़्यादा वो जगह ले लेगा, फिर जगह लेगा तो फिर डेरिवेशन करने में थोड़ा दिक्कत है, इसलिए हम हेडिंग नहीं लिख रहे, डायरेक्ट हम डायग्राम बना के दिखाते रहे। तो अब क्या लेना अपने को, ये है अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल -q + q, ए पॉइंट बी पॉइंट, बीच में ओरिजिन O हो गया, और ओरिजिन से ही हम लोग उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं जहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। अब देखो धीरे धीरे सीक्वेंस में तुम लोग सीखेगा ना तो अगला स्टेप खुद ही आता जाएगा। तो O से उस पॉइंट का पोजीशन क्या लेते हैं हम लोग, पिछले वाले में क्या लेते हैं R, तो यहाँ भी क्या ले लिए R ले लिए। ये डिस्टेंस L मालूम है, ये भी डिस्टेंस L मालूम है, टोटल सेपरेशन 2L होता है चार्जेस के बीच में। आपने को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अवे हो जाएगा, ये भी पता है, ठीक है, इतना आया होगा। माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन टुवर्ड्स हो जाएगा। माइनस वाले की वजह से हम E2 बता रहे हैं, जो पिछले में लिया वही, क्योंकि देखो इससे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जो पिछला हम लोग किए हैं वही लेंगे ना तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, अलग अलग लेके करेंगे तो कन्फ्यूज़न होता जाएगा। और इसका हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है किसकी वजह से, +q चार्ज की वजह से। तो अब ये जो है ये दोनों किसी न किसी एंगल पे है, तो हमको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो जब हम इसको रिजॉल्व करने जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले तो वही कहानी लिखना पड़ेगा, लेट अ डाइपोल with a magnitude of charge q separated by a distance of 2l and a point c which is separated by a distance of r from the origin of the dipole at an equatorial point, then the electric field intensity due to the +q charge will be E1 and electric field intensity due to -q charge is E2. The electric field intensity due to E1 charge will be given as। ये कहानी तो अब लिखना आना ही चाहिए तुम लोगों को क्योंकि 12th में आ गया है। तो अब हम डायरेक्ट E1 के बारे में बात करें तो डायरेक्ट, ठीक है, हम कुछ कहानी नहीं लिख रहे, डायरेक्ट E1 के बारे में बात करें, फिर E2, फिर कंबाइन करके सॉल्व कर देंगे। तो लिखना पड़ेगा वैसे तुम लोगों को कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +q चार्ज एट पॉइंट C विल बी गिवन एज, तो E1 वो होगा E1। अब E1 को सबसे पहले हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा। E1 जो है अपने पास, उसको रिजॉल्व करके जो जो अपने पास आएगा कंपोनेंट वो देखना पड़ेगा। तो E1 को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो 2 कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास E1 sin थीटा। अब कैसे होता है भाई, यहाँ पे एंगल लेते हैं हम लोग वर्टिकली, फिर यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हम रिजॉल्व करते हैं। तो रिजॉल्व करने वाला जो थीटा वाला एंगल होता है वो होता है E cos थीटा, तो यहाँ पे हो गया E1 cos थीटा। तो हम पूरा नहीं बता रहे, जैसे मान लो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा होगा, यहाँ पे वही एंगल यहाँ थीटा बनेगा, तो उस थीटा को जब हम लेंगे तो वही थीटा यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम पूरा वो चीज़ नहीं पता है, इतना तो अब कॉमन सेंस में आना चाहिए। सेम अब E2 को रिजॉल्व कर लिया जाए, और जब E2 को रिजॉल्व करेंगे तो 2 कंपोनेंट मिलेगा, उसको भी लिख लेंगे। तो E2 को रिजॉल्व कर रहे हैं तो 2 कंपोनेंट, वो 2 कंपोनेंट किधर, एक तो मिलेगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्या मिल जाएगा अपने को, नीचे की तरफ मिल जाएगा E2 sin थीटा, और एक कंपोनेंट मिलेगा इस डायरेक्शन में, वो क्या मिल जाएगा अपने को E2 cos थीटा। अब देखो ये बताओ, दोनों चार्ज हम लोग सेम रख रहे हैं, मैग्नीट्यूड जो है चार्ज का सेम है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी सेम होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम होगा क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, बस डायरेक्शन अलग अलग होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, E1 अगर अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके वजह से +q चार्ज की वजह से पॉइंट C पे, वो क्या हो जाएगा, तो KQ/r²।
तो पेन का कलर चेंज कर देते हैं। तो क्या मिलेगा अपने को, ये ले लिए, ठीक है। तो ये मिलेगा अपने को के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। आर मतलब ये सेपरेशन, ये वाला दूरी, और ये वाला दूरी क्या हो जाए, तो भाई ये आर है, ये एल है, तो ये अगर निकालना है तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही आना है। होता क्या है, ये डिस्टेंस निकालना, हाइपोटेनस होगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हाइपोटेनस अगर अंडर रूट में आर स्क्वायर एल स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर होता है के क्यू ओपन में आर स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा। और साथ में अगर डायरेक्शन बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ आई कैप, क्योंकि भाई इधर डायरेक्शन है इसका, तो ये हो गया अपने पास। सेम कहानी अगर हम लोग बात कर लेंगे E2 के लिए, यहाँ पे E2 के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। E2 के लिए क्या देखने को मिल जाएगा, तो E2 ये है अपने पास, तो ये भी मिल जाएगा अपने को के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। आर मतलब यही दूरी, तो यही दूरी मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो फिलहाल अगर मान लो हम केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस आई कैप को अगर हम हटा के बताना चाहें, क्या बताना चाह रहे हैं वो देखो। इस आई केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम देखने को मिल रहा है क्या। जो E1 का मैग्नीट्यूड है, जो E1 का मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड E2 का भी देखने को मिल रहा। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं, और वो जब कहेंगे तो किसी की शेरवानी में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। E1 इज इक्वल्स टू E2, मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब कंपोनेंट वाला बात करना, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा वाला कंपोनेंट वाला बात करना। यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के वजह सेम है। अब डायरेक्शन वाला कहानी, कंपोनेंट वाला कहानी अब शुरू करेंगे। यहाँ पे जो E1 साइन थीटा है और E2 कॉस साइन थीटा है विल कैंसल ईच अदर, होगा। क्यों होगा, ड्यू टू अपोजिट इन डायरेक्शन, ड्यू टू अपोजिट इन डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड तो सेम होना, अभी हम लोग देख लिए, ड्यू टू अपोजिट इन डायरेक्शन। और हम लोग अभी केवल ई वाला कॉम्पोनेंट का, अभी हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा के साथ रिलेट करके निकाल रहे हैं। तो साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट कैंसिल हो गया, तो जो अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा वो किसके वजह से आ रहा होगा, कॉस थीटा की वजह से आ रहा होगा। तो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलेगा, ई कॉस थीटा 1 प्लस E2 कॉस थीटा, ठीक है। अब E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा दोनों का जो डायरेक्शन है, हम दोनों का डायरेक्शन एक साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो क्या है माइनस आई कैप, देन या फिर नाउ करके लिख देंगे। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक लाइन और लिख देना, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉस थीटा कॉम्पोनेंट विच विल बी गिवन एज, तो गिवन एज ये हो जाएगा ई नेट E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, और साथ में दोनों का डायरेक्शन एक साथ हम क्या बता दिए, माइनस आई कैप। अब यहाँ पे हमको पता है कि E1 और E2 इक्वल है, तो ये दोनों जब सेम है तो कुल मिलाकर अगर हम लिखना चाहें तो ये तो लिख सकते हैं 2E1 कॉस थीटा या फिर 2E2 कॉस थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा क्योंकि दोनों ऐड हो जाएगा। और साथ में अपने पास डायरेक्शन है माइनस ऑफ आई कैप। अब इसको सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व करने के लिए फिर से नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई एक फिगर लेना पड़ेगा, फिगर को ऐसे बनाना पड़ेगा ताकि हम नीचे से रख जाए थोड़ा सा। आप बस यहाँ पे रोक देंगे इसको, फिर इसको इरेज कर देंगे, फिर अपना पेन उठाएंगे और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ई क्या था अपने पास, ई था के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, आर था अपने पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और साथ में अपने पास कॉस थीटा के साथ अपने पास माइनस ऑफ आई कैप। कॉस थीटा भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो अपने पास यहाँ ट्राइंगल हम बनाए थे उससे कॉस थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2KQ अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होता है, करली ब्राउन हेयर, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस था अपने पास एल और हाइपोटेनस था अपने पास अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, साथ में माइनस ऑफ आई कैप। अब देखो लिखना क्या है, तो 2QL फिर से देखने को मिल रहा है, या फिर ऐसे बोल दो Q2L देखने को मिल रहा। तो Q2L और साथ में अपने पास आगे A है और अपॉन में ये पावर 1 है, ये पावर हाफ है। तो कुल मिला के इसको अगर हम लिखना चाहें तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2 लिख सकते हैं, और ये अपने पास माइनस ऑफ आई कैप। इसको अब हम क्या लिख देंगे, Q2L को हम लिख देंगे P, यहाँ पे लिख देते हैं। दिस इम्प्लाइज PK लिख देते हैं, PK, क्योंकि ये पूरा P हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये क्या है अपने पास, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर में 3/2, और साथ में हो गया अपने पास माइनस आई कैप। और ये क्या निकल के आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, थोड़ा सा हमको इधर ही रहना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट इक्वेटोरियल, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, पेन का कलर चेंज करके लिख देते हैं ताकि हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि और इससे ये भी पता चल जाएगा कि अपना जो सेटअप है महंगा सेटअप, सस्ता सेटअप नहीं है। इरेज करना है यार इसको।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रिजल्ट आ रहा है उसको अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं या फिर यहाँ लिख देते हैं। दिस इम्प्लाइज, उधर एक कंडीशन वाला ले लेंगे, कंडीशन में क्या लेना पड़ेगा अपने को, आइडियल वाला कंडीशन। तो दिस इम्प्लाइज करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल वाला क्या मिल जाएगा अपने को, पी के अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2 साथ में माइनस ऑफ आई कैप। ये अपने पास रिजल्टेंट आ गया इक्वेटोरियल वाला। अब हम लोग कंडीशन वाला बेस देख ले। तो कंडीशन क्या करना है, नाउ करके या लेट करके फॉर आइडियल डाइपोल, फॉर आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल में क्या होता है, L टेंड्स टू 0। अगर L टेंड्स टू 0 हम लेके जा रहे हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा वो लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलेगा, तो L टेंड्स टू 0 मतलब ये पार्टी क्या हो जाएगा 0। अंदर जब इसको लेंगे तो कुल मिलाकर बचेगा अपने पास क्यूब, तो पी के अपॉन में आर क्यूब साथ में माइनस ऑफ आई कैप। अब देखो आइडियल डाइपोल के लिए यहाँ जो रिजल्ट मिला वो मिला है पी के आर क्यूब माइनस आई कैप, और वहाँ जो मिला था, वहाँ क्या निकला, एक्सियल पॉइंट पर जो मिला था, यहीं पे बता दे रहे हैं पेन का कलर चेंज करके, जो अभी तुम लोग देखा ही होगा, पीछे ज़्यादा पुराना नहीं है। एक्सियल पॉइंट के लिए अपने को मिला था, एक्सियल लिख देते हैं यहाँ पे ताकि कन्फ्यूजन ना। एक्सियल के लिए मिला था पी के अपॉन में आर क्यूब और साथ में आई कैप। दोनों में क्या फ़र्क दिख रहा है, अगर हम लोग आइडियल डाइपोल के लिए निकालने चाहे इक्वेटोरियल पॉइंट पे, चाहे आइडियल डाइपोल के लिए निकालने चाहे एक्सियल पॉइंट पे, दोनों में क्या फ़र्क देखने को मिला, दोनों में केवल डायरेक्शन का फ़र्क देखने को मिल रहा है, मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो अगर आइडियल डाइपोल के लिए हम लोग इक्वेटोरियल बात कर ले चाहे एक्सियल बात कर ले, दोनों सेम आना है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं आना, बस फ़र्क किस में आएगा, डायरेक्शन में। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक ये समझ आया होगा डाइपोल वाला, एक्सियल पॉइंट पे भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे। एक टॉपिक और बच रहा है डाइपोल में, उसको भी कोशिश करते हैं निपटाने का, तब तक इसको रोक के साफ कर ले, फिर उस टॉपिक पे भी चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका हेडिंग हम लिख दिए हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, तो इसलिए हमने हेडिंग लिख दिया। अब कहने का मतलब क्या, डाइपोल, डाइपोल को कहाँ प्लेस करना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो फिगर बना के तैयार रखे हम। तो ये है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल लाइन बता रहा है, इक्वल डिस्टेंस और सेपरेशन है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखे हैं। डाइपोल क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू, सेपरेशन इन दोनों के बीच का 12 हुआ, जो 12 लिखे नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच का सेपरेशन भी क्या लिख देते हैं यहाँ पे 12, इन दोनों के बीच का सेपरेशन। और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ जो डाइपोल में एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो अब देखो कहानी की है, पहले कहानी समझ लिया। जब कभी भी हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखेंगे तो डाइपोल में चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो लगेगा क्यू पे कुछ ना कुछ लगेगा, तो और फोर्स भी लगेगा। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं फोर्स के बारे में। जो प्लस क्यू पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स होगा, और माइनस क्यू पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, तो प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है। और माइनस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ड्यू टू अपोजिट इन नेचर मैग्नीट्यूड। जो चार्ज है अपने पास अपोजिट नेचर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखने जाएँ हियर फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज को हम F1 से रिलेट कर दे रहे हैं। F1 कितना हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात कर ले E का फॉर्मूला है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, तो यहाँ से हम लोग फोर्स लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, E क्यू हो जाएगा। तो E क्यू लिख देंगे, तो कुल मिला के जो फोर्स लिखेंगे, फोर्स, तो जो अपने पास फोर्स आ रहा है F1, ये क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा। तो QE हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर क्वांटिटी में लिखना, तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली फोर्स ऑन माइनस क्यू को हम लोग बोल देते हैं F2, तो F2 क्या हो जाएगा, Q ये। और यहाँ पे हम लोग इसका मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे, जब हम लोग ये डायरेक्शन बता रहे हैं तो इसका हमको लेना पड़ेगा जो ओरिजिनल है, तो ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू है। अब यहाँ पे अगर हम लोग नेट निकालने जाएंगे, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन डाइपोल, तो F1 प्लस F2 करेंगे, और जैसे F1 प्लस F2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, 0, क्योंकि एक है QE और एक है माइनस QE। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या देखने को मिल जाएगा, 0। तो कुल मिलाकर हम ये बताना चाह रहे थे, ये तो अपने पास मैथमेटिकल हो गया, वो तो फिगर में भी तुम लोग देखेगा F1 का डायरेक्शन ये, F2 का डायरेक्शन ये। भाई चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग अलग है नहीं, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम लोग रखे हैं, तो ई भी सेम है दोनों के लिए, दोनों पे लगने वाला ई भी सेम है, दोनों का चार्ज भी सेम है, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल ही तो करेगा भाई। उसको मैथमेटिकली हम लोग यहाँ बता दिए कि फोर्स जो लग रहा है क्यू पे वो क्या हो जाएगा, क्यू टू पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्यू। दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0।
तो नेट लगने वाला फोर्स तो ज़ीरो है, लेकिन भाई कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। तो यहाँ पे अब आता है रोटेशनल मोशन वाला कहानी। अब रोटेशनल मोशन वाले में कंडीशन क्या होता है कि जब कभी भी दो फोर्स इस तरीके से लग रहा है जिसका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन सेम करने का मतलब जैसे मान लो ये पॉइंट हो गया, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहा है। लेकिन अगर कुछ अपने पास ऐसा चीज़ है, रॉड है, कोई भी चीज़ है, एक फोर्स का डायरेक्शन ये है, दूसरे फोर्स का डायरेक्शन ये है, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं वो रोटेट करता है। यही रोटेशनल मोशन का कंडीशन था। तो वही कहानी यहाँ पे भी है। अगर इन दोनों फोर्स को हम लोग देखेंगे तो इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन करने का मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये होगा, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये होगा। तो दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और जब कभी भी परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को रोटेट करता है। अब रोटेट करता है तो अब फोर्स नहीं आता है, टॉर्क आता है। तो कुल मिला के यहाँ पे भी अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, टॉर्क। तो देखो ये कंडीशन देख के टॉर्क निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम फोर्स जीरो आ गया छोड़ के आगे बढ़ गए। हमको देखना पड़ेगा ना अब क्या हो रहा है। भाई फोर्स नहीं लग रहा है तो फोर्स का अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये इधर जाएगा, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये इधर जाएगा। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और दो फोर्स आपस में परपेंडिकुलर है, कहीं ना कहीं रोटेशन वाला कहानी हो रहा है। और रोटेशन वाला कहानी होगा तो फोर्स नहीं लगेगा, टॉर्क लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है अभी देख लेते हैं हम लोग, इसको साफ कर लेते हैं तब तक थोड़ा सा। तो यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा, लिखना क्या पड़ेगा कि द लाइन ऑफ एक्शन फॉर द गिवन फोर्स आर नॉट सेम, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दे रिजल्ट इन रोटेशनल मैकेनिक्स एंड विच हैज़ अ टॉर्क विच कैन बी गिवन एस। ये समझ आया होगा, ये जो भाषा लिखे समझ आया होगा, इसी भाषा को तुम लोग लिख लेना। अब हम सीधे बात करते हैं टॉर्क के बारे में। तो टॉर्क क्या आने लगे, तो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। पेन का कलर ये ले लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग क्या निकालें, अब टॉर्क निकालेंगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है पहले याद कर लिया जाए। देखो इसीलिए 11th भी जरूरी है 12th पढ़ने के लिए। अगर 11th पढ़ के बस हवा में आ गया और सोच रहा है 12th हो जाएगा तो गलत सोच रहा है तुम लोग। 11th का बहुत सारा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा 12th में। और कुल मिला के फिजिक्स में तो ऐसा है कि हर चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं 12th में। 11th में जो पढ़े उसका हर चीज़ का इस्तेमाल हो सकता है 12th में, इसलिए दोनों क्लास इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल हम लोग देख लें टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स होता है, फोर्स हो गया। और उसके बाद सेपरेशन बिटवीन द फोर्स, सेपरेशन बिटवीन द फोर्स कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और वो किसके साथ लेते हैं, साइन थीटा के साथ लेते हैं। तो फोर्स हो गया, साथ में हम लोग क्या ले लें, सेपरेशन बिटवीन द फोर्स हो गया। और इसको किसके साथ लेते हैं, साइन थीटा के साथ लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब फोर्स हम लोग के पास है कुछ मैग्नीट्यूड। अगर देखेंगे फोर्स का तो क्या है, क्यू ई है। ये तो डायरेक्शन के साथ था। मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू ई आ जाएगा। तो फोर्स हम लिखेंगे क्यू ई और ये हो जाएगा 2L और ये हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ देखो फिर से Q है, फिर से 2L है। जहाँ पे भी Q 2L या 2QL दिखाई देते वहाँ पे हम लोग क्या बात कर लेंगे, डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो इसको और इसको एक साथ हम क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। तो अब यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल्स टू E हो गया, साथ में P हो गया, साथ में क्या हो गया अपने पास, साइन थीटा हो गया। तो ये जो हम लोग निकाले हैं टॉर्क PE साइन थीटा या EP साइन थीटा, इसको हम लोग PE साइन थीटा लिख देते हैं। PE साइन थीटा, ये हो गया अपने पास टॉर्क। याद करने में आसान हो जाएगा, PE साइन थीटा। अब देखो ये तो है अपने पास मैग्नीट्यूड केवल, टॉर्क का मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन निकालना मतलब ये कौन से फॉर्म में है, साइन थीटा, दो कंपोनेंट है, दोनों का कंपोनेंट साइन थीटा हमारा, मतलब कहीं ना कहीं ये वेक्टर फॉर्म होगा। अब वेक्टर में हम इसको कैसे लिखेंगे, तो टॉर्क हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू P वेक्टर इंटू E वेक्टर। ये हो गया टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म, ये हो गया टॉर्क इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, इसमें स्केलर फॉर्म। और ये कौन से कंपोनेंट के साथ आ रहा, साइन थीटा के साथ आ रहा। अब यहाँ पे जब कभी भी तो अपने पास दो वेक्टर आ गया, जैसे कहने का मतलब वेक्टर में क्या देखा गया था कि अगर वेक्टर प्रोडक्ट है, दो वेक्टर को अगर हम लोग निकालते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट यही दो आता है। अगर साइन थीटा के साथ ले रहे तो मतलब दोनों क्वांटिटी वेक्टर होगा। साइन थीटा के साथ आ रहा मतलब ये दोनों क्वांटिटी वेक्टर है। कॉस थीटा के साथ आता तो हो सकता था कि स्केलर प्रोडक्ट आता, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये सब यहाँ आना चाहिए याद, 11th वाला ही चीज़ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे P और E का, तो ये हम ऐसा कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन होगा टॉर्क का कुछ ना कुछ होगा इन दोनों की वजह से। तो डायरेक्शन जो हो जाएगा टॉर्क का, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, डायरेक्शन जो हो जाएगा टॉर्क का परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा। और भी प्लेन के परपेंडिकुलर कहने का मतलब या तो बाहर हो जाएगा या तो अंदर, कहने ऐसे, या तो ऐसा हो जाएगा या तो ऐसा हो जाएगा। इनवर्ड, जैसे मान लो ये निप दिख रहा होगा, ये ऐसे चला जाएगा तो इनवर्ड हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा तो आउटवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अपने को मिलेगा डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनवर्ड मिलेगा।
ठीक है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है। दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर का अगर हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे तो जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन आता है इनवर्ड आता है। तो इसलिए जो टॉर्क का डायरेक्शन हो जाएगा इनवर्ड हो जाएगा। इनवर्ड मतलब जैसे ये, अब यहाँ तो हम समझा नहीं पाएंगे, जैसे मान लो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये ऐसे हम बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी में हम इसको डाइपोल का ऐसे प्लेस किए थे तो टॉर्क का डायरेक्शन इनवर्ड आ जाएगा। कुछ इस तरीके से टॉर्क का डायरेक्शन आ जाएगा। तो ये तो डायरेक्शन के बारे में बात हो गया। अब कुछ कंडीशंस भी अप्लाई कर लिया जाए। वो कंडीशंस क्या हो जाएगा, तो कंडीशंस इसके बेस पे हो जाएगा। ये अपने को पता चल गया कि ये वेक्टर प्रोडक्ट था। तो अब कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम इसको साफ करते रहे, ये वाला पार्ट, और यहीं पे कंडीशन अप्लाई कर लेंगे टॉर्क वाला। कंडीशन क्या होगा, तो भाई थीटा के हिसाब से कंडीशन अप्लाई हुआ और 3 ही कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक डायरेक्शन तक तो क्लियर हो गया टॉर्क का। अब हम लोग थीटा के हिसाब से अगर कंडीशन लेने जाएंगे तो केस 1 लेते हैं। केस 1, जब थीटा का वैल्यू हम लोग क्या ले लें, 0 डिग्री। एक बार ले लेंगे केस 2 में थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, और केस 3 में ले लेंगे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। अब देखो तीनों में अगर हम बना के बताना चाहें, बना के कहने का मतलब हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, और देखो है किसके किसके बीच में डायरेक्शन, पी क्या है डाइपोल है, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का ही एंगल है थीटा, साइन थीटा जो है डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जैसे ये मान लो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम ई बोल दिए, और हम बी ले रहे हैं डाइपोल, और कह रहा है थीटा 0, तो मतलब कहीं ना कहीं दोनों सेम डायरेक्शन में है क्या, यही ना होगा ना कहानी, दोनों सेम डायरेक्शन में तभी तो थीटा 0 होगा। और अगर थीटा 0 हो जाएगा तो साइन 0 मतलब कुल मिलाकर टॉर्क कितना आ जाएगा 0। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर अपने पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और डाइपोल को भी हम ऐसे प्लेस कर दें तो इस पर लगने वाला टॉर्क कितना हो जाएगा 0। समझ आए बात। और दूसरा कंडीशन क्या है, देखो ये नीब ध्यान दो, नीब दिखाई दे रहा होगा उम्मीद करते हैं, ये वाला नीब। तो ये जो निब है हम इसको हम कह रहे हैं कि डाइपोल का डायरेक्शन, डाइपोल को भी हम ऐसे प्लेस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ऐसे प्लेस किया, तो दोनों पे लगने वाला टॉर्क कितना हो गया 0। अब इस निब को हम ऐसे घुमा के रख दें, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और डाइपोल ये है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। कुल मिला के अब हम थीटा को क्या करें 180 डिग्री। तो जब थीटा को 180 कहने का मतलब ये हो गया इलेक्ट्रिक और ये हो गया अपने पास डाइपोल का डायरेक्शन। तो 180 जब होने लगेगा तो इस केस में भी क्या हो जाएगा टॉर्क 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं 90 डिग्री, कहने का मतलब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हम प्लेस कर दिए डाइपोल, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया डाइपोल। तो इस केस में जो टॉर्क लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा, और मैक्सिमम का कितना लगेगा पी लगेगा, पी लगेगा, मैक्सिमम हो गया। अब साइन थीटा 90 लेंगे तो 1 आने लगेगा, तो इस केस में टॉर्क जो हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। अब देखो इसी में पूछा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 1 लाइनर क्वेश्चन बन जाता है, केवल इस कंडीशन से क्वेश्चन बन जाता है। तो हम बोल रहे हैं थीटा को 0 डिग्री लिए हैं, तो यहाँ पे टॉर्क कितना लग रहा है 0, और दोनों का डायरेक्शन सेम रखे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है और डाइपोल भी उसी डायरेक्शन में। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल कंडीशन या स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ तो टॉर्क 0 लग रहा है, ठीक है, टॉर्क यहाँ भी 0 है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण इसको हम बोल देते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो केवल कंडीशन पे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से कंडीशन में डाइपोल को प्लेस किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड में कि टॉर्क मैक्सिमम हो जाए, तो वो कंडीशन ये है टॉर्क मैक्सिमम वाला। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन क्या है, तो थीटा 180 पे। स्टेबल कंडीशन वाला क्या है, तो स्टेबल है थीटा 0 डिग्री पे। तो उम्मीद करते हैं ये भी चीज़ समझ आएगा, और आज का वीडियो हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। काफ़ी तो देखते हैं भाई कितना लंबा बन गया, ठीक ही ठाक बन गया है जो भी है, लेकिन डाइपोल वाला पूरा कहानी हो गया। एक तरह से 45 मिनट का वीडियो बन गया है, लेकिन डाइपोल वाला पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग कर लिए। कुछ भी डाउट होगा इसमें, कुछ भी कन्फ्यूजन होगा, एक बार ज़रूर देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है या बहुत आसान है भी नहीं कहेंगे, लेकिन देखने पे चीज़ों को समझने पे क्लियर हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं जो भी बताए हैं, जो भी पढ़ाए हैं समझ आया होगा, और तुम लोग अपने से भी कुछ कोशिश कर रहा होगा पढ़ने का, करने का, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग फ्लैश गॉस लॉ वगैरह डिस्कस कर लेंगे। फिर अपना ख्याल रखो, थोड़ा मोड़ा पढ़ाई लिखाई करते रहो, मिलते हैं फिर, राम राम।